हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए किसी भी विषय से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, कम से कम तो ग्रेजुएशन होना है। सब्जेक्ट का कोई भी कंडीशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी विषय से जो भी कैंडिडेट स्नातक की डिग्री रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी आई है LIC की तरफ से। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं LIC के बारे में, बच्चों से भी पूछे तो बच्चे भी LIC भली भांति जानते हैं। LIC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आई हुई है, पूरे भारत देश में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसकी जो डिटेल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, भर्ती विज्ञापन जो जारी हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो भी ऑफिसर पोस्ट है। सैलरी बहुत ही बेहतरीन सैलरी ऑफर कर रहे हैं। मैंने सैलरी वाला सेक्शन जो है ओपन करके रखा हुआ है। ₹1,26,000 पर मंथ इन क्लास ए सिटी। क्लास ए सिटी बोलने का मतलब है कि अगर आपकी पोस्टिंग जो है मेट्रो सिटीज में हो जाती है, जैसे मुंबई में हो गई, दिल्ली में हो गई, या इसी तरीके से मेट्रो सिटी में हो गई, तो 1,26,000 रुपए तो बिल्कुल फिक्स स्टार्टिंग सैलरी है। और अगर मान लेते हैं कि मेट्रो सिटी में नहीं भी मिलता है तो भी नॉर्मल सिटीज में कितना कम रहेगा, 6,000 और कम कर दें, क्योंकि HRA ज्यादा होता है क्लास ए सिटी में। 6,000 to 8,000 आप कम कर दें तो 1,18,000 सैलरी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, वो भी LIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन। LIC बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं। उसमें किसी भी तरीके की फ्रॉड या किसी तरीके की कुछ भी गलत कोई भी आप वहां पे नहीं देखेंगे एक्टिविटी। काम करने के लिए भी सेफ एनवायरनमेंट रहेगा। तो इससे दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। मैं पहला जो एडवर्टीजमेंट सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom, BTech, BCA, BMS, BMM, मास कम्युनिकेशन से किया हो ग्रेजुएशन, या फिर किसी भी म्यूजिक से किया हो, किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट से किया हो, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सबके लिए ये यूजफुल है। ये वाली जो एडवर्टीजमेंट PDF है 15 पेजेस की है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, ये भी ऑफिसर पोस्ट ही है, बट इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैं बाद में एंड में कवर करूंगी, पहले जो है जनरल वाली कवर कर देती हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट 32nd बैच, एंड टोटल यहाँ पे 350 वैकेंसीज है। दूसरा जो PDF आप खोलेंगे उसमें आपको 400 से 450 के अराउंड वैकेंसीज, 450 के अराउंड वैकेंसीज मिलेंगी। करंट ईयर की कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है जो पिछले साल नहीं भर पाई थी, तो कुल मिला के 350 वैकेंसीज है। 341 करंट अभी वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज पिछले बार की रह गई हैं जो किसी वजह से फिल नहीं हो पाई थी, कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए होंगे। तो 350 जो है पदों पर है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ना एक और नोटिफिकेशन, उसमें और भी वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे, वो इंजीनियर्स के लिए है 81 वैकेंसी, और इसके अलावा फिर जो है लीगल के लिए, लॉ वालों के लिए है, इंश्योरेंस, एक्चुरियल, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, CA के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए टोटल 410। तो 410 दूसरे PDF में और 81, तो 410 तो हो गया 491 वैकेंसी दूसरी PDF में है। तो ये दूसरा जो PDF है ना, ये तो स्पेशलाइजेशन वालों के लिए, ये मैं इतना डिटेल बाद में आपको दे दूंगी, इतनी डिटेल इसकी नहीं कवर कर रही हूँ। जनरलिस्ट वाले में डिटेल कवर करने लायक है, सबके यूज में आ जाएगा। कोई टीचर बनना चाहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे टीचर बनने वाले कैंडिडेट भी हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिस करनी है। टीचर की वैकेंसी का वेट करते करते एज निकलती जा रही है, अच्छी वैकेंसीज आई हैं तो जरूर फिल करें। 16 अगस्त 2025 आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसी वक्त नोटिफिकेशन भी आई है आफ्टरनून में, और आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गए हैं। मैं हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सेम डे, लगभग सेम डे ही कवर करती हूँ। अगर लेट नाइट नोटिफिकेशन आई तो मैं नेक्स्ट डे नोटिस जरूर कवर करती हूँ। 8 सितंबर 2025, और पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मैं वेबसाइट पे भी लेके चलती हूँ, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, अप्लाई कहाँ से करना। वीडियो को अगर शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो पेज नंबर 2 पे डेट की डिटेल्स दी हुई है, इसमें भी प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। टेंटेटिवली 10 अक्टूबर एंड 8 नवंबर की डेट प्रीलिम्स के लिए एंड टेंटेटिव के लिए दे दिया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आएगा 7 दिन के 7 डेज बिफोर आप चेक करना शुरू कर दें। एलिजिबिलिटी में बहुत अच्छा इन्होंने सबसे पहले एज बता दिया, क्योंकि सभी PDF में जहां से भी वैकेंसीज आती है एज सबसे लास्ट में बताते हैं, और कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं आप एज पहले बताओ, और मैं सीक्वेंस मेंटेन करती हूँ इसलिए। 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स हो चुका होना चाहिए, .21 ईयर्स तो हो चुका होना चाहिए।
एंड ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स होना चाहिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है किनके लिए, 21 to 30 जो जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के, है ना, 21 से 30 वर्ष। अगर आपकी बॉर्डर लाइन में एज होती है, आपको नहीं कैलकुलेट हो रहा है, कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये दो डेट दिए हुए हैं, सीधे सीधे आप देख लें, इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो मतलब एज के हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब SC/ST कैंडिडेट की बात करेंगे। मिनिमम 21 होना ही चाहिए कंप्लीट, 21 से थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए, क्या 2 महीने, और 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। SC/ST है ना। अगर आप OBC कैंडिडेट है, OBC सभी कैंडिडेट को छूट मिल रही है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिलती है, ऐसा नहीं है, सभी OBC कैंडिडेट को छूट मिल रही है। 21 to 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर PWD कैंडिडेट्स की बात करेंगे, PWD, SC/ST, OBC सबको 10 साल, 15 साल, 13 साल की छूट जरूर मिल रही है। तो अगर आप PWD जनरल है मिनिमम, तो 21 to 40 ईयर्स आपके लिए एज लिमिट है। और अगर PWD कैंडिडेट पूछेंगे कि क्या आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए बड़ा ही अच्छा सा क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, इसमें कुछ तकलीफ नहीं दे रहे हैं आपको, कोई तकलीफ सिर्फ आपको रहेगी एग्जाम क्वालिफाई करना है। बाकी यहाँ आपको परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि परसेंटेज ये होना चाहिए, बिल्कुल परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, नो परसेंटेज इशू। कोई आपसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि टाइपिंग का चाहिए या कंप्यूटर का चाहिए, कोई भी कंप्यूटर टाइपिंग कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। प्रतिशत अंकों का कोई आपको रेस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं लगाया है, विषय का कोई भी पाबंदी नहीं लगाया। आप म्यूजिक से भी पढ़ के निकल रहे हैं, आप आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन बीपेड भी किया और आपको लग रहा है नहीं करना चाहते हैं, आप एग्जाम क्रैक करें, जॉब ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विषय का भी कोई इन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। ऑफिसर भर्ती है, 1,26,000 रुपए दे रहे हैं या 1,18,000 रुपए दे रहे हैं नॉर्मल सिटीज में, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस नील रखा हुआ है। अब इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको और क्या देखने को मिलेगी, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन साफ साफ लिख दिया, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स कवर करेंगे। फीस के लिए देखेंगे, सैलरी की जो डिटेल है वो पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाती है। इमोल्यूमेंट्स में सिर्फ बेसिक पे ही है 88,000 की। भाई अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो सबसे नेट PhD करके जो सबसे हायर आप बोलेंगे कि टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर जो ज्वाइन होते हैं फ्रेशर, उनको भी मिलता है 57,000 का बेसिक पे। आपको 88,635 रुपए प्रति माह का सिर्फ बेसिक है, जो सब मिला के मेट्रो सिटीज में 1,26,000 बनेंगे और बाकी जगह पे आपको 1,18,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स देंगे। आपको एक्चुअल एग्जाम देना है, उसके लिए आपको अलाउंस देंगे। एक्चुअल एग्जाम देने के बाद तो सैलरी क्या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने होती है आराम से, अगर आपको एक्चुअली पता है तो। कोई भी दे सकते हैं एक्चुअली का एग्जाम, एक पेपर मैंने भी दिया था। ग्रेचुटी देंगे, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट देंगे, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे, ग्रुप इंश्योरेंस देंगे, व्हीकल लोन देंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देने वाले, बैग्स देंगे, मोबाइल हैंडसेट देंगे, सप्लाई ऑफ डायलीज देंगे एंड मैगजीन्स देंगे, मोबाइल एक्सपेंसेस, कॉफी, फर्नीचर रिएम्बर्स। अब आप कहीं पे रिलोकेट होंगे, जैसे आपको लगता है कि चलो कोलकाता में आपको पोस्टिंग मिली, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहां पे आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर का आप बिल देंगे तो वो भी पैसे आपको लौटा देंगे। मेड, आपको मेड रखने का आप बताएंगे कि मेड को पेमेंट कर रहे हैं आप, तो मेड का भी पैसा आपको वापस कर देंगे। तो कितने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। और LIC ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी। चलिए अभी प्रोबेशन पीरियड की बात करेंगे। प्रोबेशन पीरियड शुरू में जो है 1 साल करेगा। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा काल या ट्रेनिंग पीरियड शॉर्ट ऑफ होता है, जहाँ पे वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं कि क्या क्या काम करना है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा कैसे मैनेज करना है वगैरह। अगर कोई कैंडिडेट उसमें थोड़ा स्लो हो जाते हैं सीख पाने में, तो उनको प्रोबेशन पीरियड को और 2 साल मतलब और नहीं, 1 साल और बढ़ा के 2 साल तक कर देते हैं, 2 ईयर्स तक कर देते हैं। 1 साल का तो रहेगा ही। अगर कोई सीख नहीं पा रहे हैं या किसी कैंडिडेट से उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो क्योंकि परमानेंट नौकरी है तो 2 साल तक परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड। इसमें एक जो गड़बड़ चीज ये है कि आपको 4 साल तो काम करना ही पड़ेगा। यदि अगर आप 4 साल के पहले जॉब छोड़ देते हैं तो फिर वो आपको 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 1,26,000 तो वो दे ही रहे ना सैलरी आपको। आपने मान लो छोड़ भी दिया, थोड़े दिन काम करके 1-1.5 साल काम किया और आपको उससे बेहतर सैलरी कहीं 1.5 लाख मिल रहा है, ऐसी तो जॉब मिलती नहीं है जल्दी। मान लेते मिल रहा है आपको कहीं पे ऐसी जॉब, इंजीनियर्स को मिल जाता है या MBA वालों को मिल जाता है,
तो आप छोड़ेंगे तो फिर आपको उस केस में 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अगर आप छोड़ देते हैं 4 साल के पहले। तो ये गारंटी बॉन्ड अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे, अभी सिर्फ एक अंडरटेकिंग साइन कराएंगे कि भाई मैं 4 साल करूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से 5 लाख रुपया जो डैमेज हुआ है कंपनी को, ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, वो वापस करूंगा। तो ठीक है, वो हो गया। फीस बहुत ज्यादा, अगर SC ST PWD कैंडिडेट की बात करें तो 85 प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज करते करते 115 तक, ज्यादा से ज्यादा 115 रुपए तक, 100 रुपए, 115, 120 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 700 है, फिर GST है, फिर ट्रांजेक्शन है, कुल मिला के मुझे लग रहा है 950 तक चला जाएगा, 950 तक। तो अब अगर मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए इन्होंने कोई छूट दी नहीं है, महिलाओं को छूट देते हैं सभी, यहाँ नहीं दी है। तो फीमेल कैंडिडेट आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट को अगर आयु में रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो वैसा भी कुछ अलग से नहीं है, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी से, उस कैटेगरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछना देखें, रीजनिंग है, सब में वही रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं है, सबको फॉर्म तो जरूर भर दें। रीजनिंग एक टाइम है आपके पास, अभी एक ही टाइम में आपके पास ये 4 से 5 साल, आप जितने फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, पैसे जरूर वेस्ट हो रहे हैं, पर ये फिर टाइम भी तो नहीं आएगा ना, 5 साल बाद जब आपकी एज खत्म हो जाएगी, यू आर अबव 30, अबव 35, तो आप फॉर्म भरने लाए। आज ठीक है पैसे लग रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन एक चांस भी तो मिल रहा है आपको। तो फिलहाल आप पैसे का नहीं सोचे, आप सोचे कि कितने ज्यादा मैं मेहनत करके ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी फीस जा रही है, वो तो जा रही है, मैं समझ सकती हूँ कि पॉवर्टी का क्या सीन है अभी, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम का क्या सीन है कि जॉब नहीं लगती है, बहुत वक्त तक लोग बैठे हैं, तो फीस सब जगह भरना पॉसिबल नहीं, लेकिन टाइम भी तो नहीं मिलेगा आपको। 4 साल 5 साल बाद के बाद ये टाइम भी नहीं मिलेगा, आप फीस भर के भी कहीं भरना चाहोगे फॉर्म तो वो नहीं होगा। तो वो आपको कॉल लेना है कि क्या करना है। तो रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी में प्रश्न पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी प्रश्न पढ़ के आंसर कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहीं पे बता दिया बहुत सीधे सीधे कि 18 मिनिमम लाना पड़ेगा, SC ST PWD तो 16 लाना पड़ेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। अच्छा, सेक्शन वाइज टाइम देंगे, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट अलग से, इसके लिए अलग से। इंग्लिश लैंग्वेज विद ग्रामर रहेगा ज्यादा, वोकेबलरी एंड कंप्रहेंशन, तो इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, 20 मिनट रहेगा, टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें जो है ये 70 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। नेगेटिव मार्किंग का देखेंगे, एंड में नेगेटिव मार्किंग बताएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने डबल स्टार इसलिए किया, ये जो इंग्लिश वाला है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, और ये जो इंग्लिश वाला मार्क्स है ना, ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसलिए इसके 30 मार्क्स हटा दिए इन्होंने। ये जो यहाँ पे 70 आपने देखा ना, ये इंग्लिश का, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब इतना आपको ले आना है 10 या 9 कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद ये इंग्लिश वाला का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो इतने पे ही होगी, 70 मार्क्स पे ही होगी, इसलिए 70 लिखा है। 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम ज्यादा कैंडिडेट को मेंस के हिसाब से 70 मार्क्स के हिसाब से शॉर्टलिस्ट, जिसमें इंग्लिश में 10 मार्क तो लाएंगे। मान ले तो आप क्वालिफाई कर गए, इधर तो आप आ गए, क्वालिफाई हो गए, लेकिन इधर आप फेल हो गए, 6 मार्क लाए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो क्वालिफाई भी करना जरूरी रहेगा। मेंस एग्जाम में वैसे ही रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और ऑनलाइन रहेगा, सब एग्जाम ऑनलाइन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस और फाइनेंस मार्केट से पूछेंगे। 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन रहेगा, आप कर सकते हैं आंसर। सेक्शन वाइज आपको टाइम दिया रहेगा 40 मिनट, तो 40 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 40 मिनट में आपको खत्म करना है, नहीं हुआ खत्म तो भी सेक्शन चेंज हो जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन फिर दिखने बंद हो जाएंगे, ऐसा रहता है। उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा, जो भी ऑफिसर वाली पोस्ट होती है। मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ तो बोलती हूँ ऑफिसर पोस्ट है, मतलब आपको लिखना आना चाहिए, ईमेल लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, कोई सिचुएशन है केस स्टडी लिखना आना चाहिए, प्रेसेस राइटिंग लिखना आना चाहिए, ऐसे भी आप तैयारी करते रहें। तो ये आपको एक लिखने वाला रहेगा। चलिए, इसमें आप देखेंगे निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। निगेटिव मार्किंग अभी तक मुझे नजर नहीं आया है, होगा जरूर। प्रीलिम देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप तुक्के लगा लेना, तो फिर तो ये अच्छा है, जितने तुक्के चाहिए लगा ले। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन प्रीलिम्स। तो जितना तुक्का लगाना है सब बैठ के तुक्के लगा दें, जिनको अच्छी से तैयारी नहीं हुई है, या जितना आगे आ गया जितना नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम तुक्के नहीं लगाते। अब यहाँ पे जितना मैंने उतना सब में आप
सबको आंसर कर दीजिए, कहने का मतलब है। अच्छा, मेन एग्जाम में भी नो नेगेटिव मार्किंग, जितना आया आया, अच्छे से आया आया, जितना नहीं आया उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको भी सर्कल कर देना है, मतलब आंसर कर देना है। नो नेगेटिव मार्किंग का ये एक बेनिफिट है ना, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए, नेगेटिव मार्किंग के डर से ही तो आंसर नहीं करते हैं कि गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, वो नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये हो गया फीस वगैरह की डिटेल मैंने आपको बता दी। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। एक और जो पीडीएफ है ना, उसमें इंजीनियर्स के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल, या आप देख लें अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल से आपने इंजीनियरिंग की हुई आप प्लीज देख लें। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट, 410 वैकेंसीज है इसमें। सीए है, कंप्यूटर साइंस है आई थिंक, या कंपनी सेक्रेटेरिएट है, क्या है देखना पड़ेगा। लीगल है, लॉ वालों के लिए। तो ये तो जिनका है एक्चुरियल, इंश्योरेंस, सीए, सीएस, वो देख लें प्लीज, क्योंकि मैं इसकी डिटेल इसलिए कवर नहीं कर रही, इसमें थोड़ा कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, और डिटेल सब वही है, सैलरी वगैरह सब वही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, कुछ नहीं, सिंपल आपको एलआईसी विकिपीडिया करना है। विकिपीडिया पे आप चले आते हैं, ओनरशिप आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है। इसमें वेबसाइट पे जब आप देखेंगे LICindia.in लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, विकिपीडिया से लिंक लेंगे, कोई फेक वेबसाइट पे जाने का डर खत्म हो जाता है। चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं करियर सेक्शन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं करियर सेक्शन, ये देखें यहाँ पे करियर सेक्शन मुझे मिला था, ये देखिए कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर इस सेक्शन में आप देखें करियर, ये देखें मैं हाईलाइट करें, छोटू सा लिखा हुआ है, पर ये इसमें ही है एडवर्टीजमेंट। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो करियर वाले पेज पे जैसे कि मैंने क्लिक किया था, रिक्रूटमेंट ऑफ, इसी में आ गया नोटिफिकेशन जनरलिस्ट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई का, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं ना, हिंदी का भी ऑप्शन है, हिंदी में भी पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, ये देखिए हिंदी का ऑप्शन, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, और जो स्पेशलिस्ट वाला है ये वो यहाँ पे है। और अप्लाई करने के लिए लिंक देख लेते हैं, अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया है या अलग से दिया है। फिर यहाँ पे लिंक नहीं दिख रहा है, तो अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे एक नीचे में सबसे नीचे लिंक दिख रहा है, तो देखते हैं। हाँ, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक सबसे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्टर आप करेंगे। जैसे ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का छोटा सा आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, अप्लाई ऑनलाइन येलो येलो, अप्लाई ऑनलाइन है ना। यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन ब्लिंक हो रहा है और हट जा रहा है, थोड़े थोड़े देर पे डिसअपियर हो रहा है और अपियर हो रहा है ना। इस पे क्लिक कर लेना है एक बार, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 16 अगस्त से लेके यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए जो आप पासवर्ड, लॉगिन आईडी वगैरह यूज करेंगे उसको आप कहीं पर सेव रखेंगे, किसी डायरी में या मेल आईडी पे वगैरह, जो आपको 2-3 जगह पे सेव रखेंगे, और वही आपको यूज करना है, एंटर करना है, और आप यहाँ से फिर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। कभी अगर सर्वर डाउन होता है या नहीं तो आप वेट कर लें, लेट नाइट किया करें, या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सुबह उठ के, या रात के 2 बजे, तो सर्वर डाउन होने का या सर्वर क्रैश होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट सारे हाथ में लेके बैठा करें, जितना परसेंटेज 58.77 है तो 58.77 ही एंटर करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है। आपको बार बार चेक करना है सभी कॉलम्स को कि कुछ एरर तो नहीं हो गया, और उसके बाद ही सबमिट करना है। आपके सर्टिफिकेट में जैसा नाम, जैसा डेट ऑफ बर्थ है उसको बार बार वेरीफाई करना है, स्पेलिंग एरर बार बार वेरीफाई करना है, और उसके बाद ही आपको सबमिट करना है।